हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोब्रिज। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि फार्माकोलॉजी का जो ब्रांच था फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके अंदर में हम लोग ने एब्जॉर्प्शंस को देखा था। एब्जॉर्प्शंस में देखा था कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शंस क्या होता है, और उसके कुछ टाइप्स भी देखा था। और हम लोग पढ़े थे कि कैसे हमारा ड्रग्स सेलुलर बैरियर को क्रॉस कर रहा है, कितने प्रकार का सेलुलर बैरियर्स हो रहा था। फिर हम लोगों ने पीके वैल्यू को भी देखा था, कैसे हम लोगों ने देखा था कि किसी मीडियम में किसी ड्रग्स को डालते हैं तो उस ड्रग्स का कन्वर्जन किस में हो रहा था, लिपिड सॉल्युबल में हो रहा था, वाटर सॉल्युबल में हो रहा था। अलग अलग पीएच पे हम लोगों ने ड्रग्स को डालकर देखा था कि कैसे कैसे वो अपना ड्रग्स अपना नेचर चेंज कर रहा है। हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से रूट से हो रहा है। जैसे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से रूट से हम लोग ड्रग्स बॉडी में इंसर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। तो फर्स्टली रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, एक होता है लोकल रूट्स। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट में जो होता है वो होता है हमारा लोकल रूट्स होता है, दूसरा हमारा होता है सिस्टेमिक रूट्स। तो लोकल रूट्स में क्या होता है कि लोकल रूट्स जो होता है वो नॉर्मली क्या करता है, हमारा लोकल एरिया पर एक्शन दिखाता है। इट एक्ट्स ऑन लोकल एरिया या फिर सरफेस बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि लोकल रूट्स में कोई भी ड्रग्स हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचना चाहिए। लोकल रूट में हमारा कोई भी ड्रग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचता है। तो इसमें लिखेंगे ड्रग्स डू नॉट एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन तो ऐसा ड्रग्स होगा जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगा, उसको बोलते हैं लोकल रूट्स। लोकल रूट्स जैसे में एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे कि एक ऐसा ड्रग्स होता है, मान लीजिए एक ऐसा है ड्रग्स जिसको टॉपिकली यूज कर रहे हैं, टॉपिकली यूज कर रहे हैं। एक दूसरा ऐसा ड्रग है जो हम लोग डीप टिश्यू में इंसर्ट कर रहे हैं, डीप टिश्यू में इंसर्ट कर रहे हैं। टॉपिकल कहने का मतलब है इसको कहाँ यूज करेंगे, सरफेस पर। टॉपिकल मतलब समझिएगा कि जो भी हम लोग क्रीम लगाते हैं, मलहम लगाते हैं, जो भी एंटीबायोटिक क्रीम आता है जो हम लोग अपने स्किन्स पर लगाते हैं किसी भी लोकल इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, तो वो हमारा होता है टॉपिकल, जो हम लोग सरफेस पे यूज करते हैं। सेकेंड हमारा जाता है जो डीप टिश्यू में इंसर्ट करते हैं। जैसे हमारा हो गया कोई कैविटी, जैसे हमारा हो गया कोई कैविटी। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टेरियल। तो मेनली क्या कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि इंट्रा आर्टेरियल लिख दिए और इंट्रा आर्टेरियल को बोल रहे हैं कि ये लोकल रूट है और ये सिस्टमिक में नहीं पहुंच रहा है। तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या होता है। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं बहुत सारा ऐसा सरफेस होता है, जैसे हमारा एग्जांपल में लेते हैं स्किन। स्किन पे लगाते हैं हम लोग जो, वो लोकल रूट में आता है और टॉपिकल उसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत जगह पर पाया जाता है और लोकली जो हम लोग ड्रग्स को अप्लाई करते हैं वो हमारा हो जाएगा नोज का म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगा। ओरल जो हमारा ओरली म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओरल मुंह का, उसमें भी अप्लाई करते हैं। और सेकेंडली थर्ड में रेक्टल के म्यूकस लेयर पे जो टॉपिकल अप्लाई किया जाता है उसको बोलते हैं लोकल रूट्स में लाते हैं उसको। अब आते हैं, बात करते हैं हमारा डीप टिश्यू का। पहले हम लोग टॉपिकल देख लिए, टॉपिकल में क्या होता है कि स्किन पे अप्लाई करते थे। अब डीप टिश्यू कहने का मतलब है किसी कैविटी में इंसर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट हम उस कैविटी में इंसर्ट करके और उस लोकल एरिया का इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा इंट्रा बोल सकते हैं, इंट्रा क्या बोलेंगे, इंट्रा आर्टिकुलर। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है कि हमारा
किसी भी जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट कैविटी होता है, जैसे हमारा साइनोवियल कैविटी हो गया, साइनोवियल कैविटी में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं वहाँ पर इंजेक्शन, और उस स्पेसिफिक एरिया के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करते हैं। जैसे हमारा हो गया अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट अर्थराइटिस, ये सारे इन्फेक्शन वाले केस में क्या करते हैं हम लोग, ये लोकल रूट्स के थ्रू डीप टिश्यू में इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस को लगाते हैं। वो लोकली काम करेगा, इसीलिए इसको लोकल रूट बोला गया है। लोकल रूट का मतलब ही होता है किसी स्पेसिफिक एरिया को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स डायरेक्ट उस एरिया पर ही अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं लोकल रूट्स। फिर हमारा आता है इंट्राथिकल, इंट्राथिकल रूट। इंट्राथिकल रूट कहने का मतलब है कि सीएसएफ में, सीएसएफ मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डायरेक्ट जो हम लोग मेडिसिन को इंसर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का ब्रेन इंजरी हो रखा है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो रखा है, और या फिर सीएसएफ में इन्फेक्शन हो रखा है, तो उस इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हम लोग इंट्राथिकल इंजेक्शन लगाते हैं। बहुत सारा ऐसा इसको क्या बोलते हैं उसको कि बॉडी को सुन करने के लिए भी इंट्राथिकल इंजेक्शन लगाते हैं। फिर हमारा आता है इंट्रावेसिकल्स, इंट्रावेसिकल्स में क्या होता है कि हम डायरेक्ट यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करते हैं मेडिसिन को। किस में करते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। फिर हमारा आता है इंट्राविट्रल, जो हमारा आईबॉल्स का विट्रस बॉडी होता है, एक फ्लूइड होता है, अगर उसमें कहीं इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इंट्राविट्रल इंजेक्शन लगाएंगे, जिसके वजह से वो लोकली उस एरिया के इन्फेक्शन को या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और प्रॉब्लम्स को कम करता है। जो विट्रस ह्यूमर होता है उसमें लगाते हैं विट्रस ह्यूमर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है इंट्राप्ल्यूरल कहने का मतलब है लंग्स में दो लेयर्स पाए जाते हैं, एक होता है पैराइटल लेयर, एक होता है विसरल लेयर। तो लंग्स को सेपरेट रखने के लिए और लंग्स को किसी भी शॉक से बचाने के लिए, किसी भी एक्सीडेंट से बचाने के लिए, तो इंट्राप्ल्यूरल स्पेस होता है उसके अंदर होता है प्ल्यूरल फ्लूइड होता है। तो उस प्ल्यूरल फ्लूइड में इन्फेक्शन हो रखा है तो डायरेक्ट इस रूट के थ्रू हम उस इन्फेक्शंस को सही करते हैं। जैसे ये हमारा हो गया लोकल रूट में हमारा ये डीप टिश्यू में ये सारे लोग आ जाएंगे, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, इंट्रावेसिकल्स, इंट्राविट्रल और इंट्राप्ल्यूरल। बहुत सारे और भी आएंगे, मेनली इसी को देखते हैं। फिर आता है हमारा इंट्रा आर्टेरियल में क्या होता है कि लेट्स अज्यूम अगर किसी पेशेंट्स को हाथ में क्या हो रखा है, कैंसर हो गया है। अगर हम मानते हैं यहाँ पर कैंसर हो गया है, तो कैंसर हो गया है तो क्या करेंगे उसको? कैंसर हो गया है तो हम लोग डायरेक्ट आईवी लगाते हैं, आईवी नहीं लगाते हैं, आईए लगाते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से कोई आर्टरी आया है और इस कैंसर को ब्लड सप्लाई दे रहा है, तो हम जो भी इंजेक्शन लगाएंगे इस आर्टरी में लगाएंगे, इस आर्टरी में वो इंजेक्शन लगाएंगे। और वो इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ पर एक काफ से इसको यहाँ पर इंजेक्शन लगाएं, उससे पहले हम यहाँ पर इसको बांध देंगे, क्योंकि ये ब्लड फ्लो जो है वापस से ना आए। अगर हम आर्टरी में लगा रहे हैं तो आर्टरी आपको पता है कि कहा जाता है टुवार्ड्स द ऑर्गन, तो ये टॉपिकली ही काम करेगा। जैसे यहाँ पर लगाएं तो उस लोकली एक्शंस को, इस लोकल जो कैंसर हो रखा है डायरेक्ट इसको लगाएगा। और जो हम लोग सिस्टमिक में बात करते हैं, डायरेक्ट जो सिस्टम में पहुँचता है वो हम लोग आईवी लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते। आर्टरी में जो लगाएंगे वो लोकली काम करेगा, और वो लोकली काम करवा रहे हैं क्यों? क्योंकि हम उससे पहले यहाँ पर काफ से बांध देते हैं, क्योंकि ब्लड वापस ना जाए, हार्ट के पास ना जाए। सिस्टमिक रूट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ब्लड वापस से हार्ट में जा रहा है, लेकिन जो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन होता है वो लोकल रूट्स में आता है, क्योंकि वो लोकली इंजेक्ट करते हैं और लोकली उस साइट पर जाकर एक्शन दिखाता है। तो इंट्रा आर्टेरियल जो होता है वो क्या होता है, हमारा लोकल रूट्स में आता है। जैसे हमारा इसमें क्या लिखेंगे कि नॉट गो टू हार्ट, कहने का मतलब है कि इस रूट से, इस लोकल रूट से
हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो वो हार्ट के पास नहीं जाता है। कहीं भी अगर वेन में इंजेक्शन दे रहे हैं, वेन में, तो वापस से होते हुए वेना कवा के थ्रू वो हार्ट में जाता है। लेकिन हम आर्टरी में दे रहे हैं तो आर्टरी कहाँ जाता है? उस स्पेसिफिक साइट्स में जाएगा जहाँ कुछ इन्फेक्शन हो रखा है या फिर कैंसर हो रखा है। इसीलिए जो इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन देते हैं उसको लोकल रूट में रखा गया है। ठीक, सेकेंड क्या इसमें लिख सकते हैं, इसको हम लोग लोकल रूट बोलेंगे, लोकल रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा जैसे कि एंटी कैंसर इंजेक्शन, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो ये ड्रग्स जो होगा वो डायरेक्ट आर्टरी में लग रहा था, ना कि वेन में। आर्टरी में लगता है तो उसको लोकली कंसीडर करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सिस्टमिक का बात करते हैं। सिस्टमिक का, सिस्टमिक कहने का मतलब है कि ऐसा ड्रग्स होगा जो क्या होगा कि हमारे वेन के थ्रू, वेना कवा के होते हुए हमारा हार्ट में जाएगा और हार्ट से पूरे होल बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिस्टमिक रूट उसी को बोलते हैं जो ड्रग्स को कहाँ ले जाएगा? हार्ट के पास, उसी को बोलते हैं। इसमें हमारा लोकल रूट में क्या होता है कि ये लोकली काम कर रहा था, और सिस्टमिक रूट में क्या होता है, अगर वो सिस्टम में पहुंचा तो वो होल बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। तो सिस्टमिक रूट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है इंटेरल रूट बोलते हैं, इंटेरल रूट बोलते हैं, और एक बोलते हैं पैरेंट्रल रूट बोलते हैं, पैरेंट्रल रूट बोलते हैं, पैरेंट्रल रूट बोलते हैं। तो पैरेंट्रल रूट में क्या होता है कि इंटेरल रूट में क्या होगा कि अगर थ्रू जीआईटी, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जो ड्रग्स जाएगा वो क्या होता है, वो इंटेरल में आता है। जैसे हमारा ओरल हो गया, ओरल मतलब हम डायरेक्ट ओरली किसी भी ड्रग्स को खाते हैं तो वो हमारा स्टमक में जाता है, स्टमक में जाएगा या फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन क्या करता है, उस ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, पोर्टल सर्कुलेशंस के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में ले जाएगा, और लीवर क्या करता है, हमारा हार्ट के पास ले जाता है। वो क्या कर रहा है, हार्ट के पास ले जा रहा है, इसलिए इसको सिस्टमिक रूट बोलते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या हो जाता है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअली क्या होता है कि ऐसा भी बहुत सारा ड्रग्स होता है जो हम लोग बिलो द टंग उसको एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि उसका फास्ट एक्शन होता है, वो डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर हमारा आता है रेक्टल रूट में भी डायरेक्ट हम लोग जब डालते हैं किसी भी ड्रग्स को, वो भी डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आगे हम लोग। फिर हमारा पैरेंट्रल रूट आता है। पैरेंट्रल रूट में हम लोग बोल सकते हैं कि दो कैटेगरी आता है, दो कैटेगरी आएगा पैरेंट्रल रूट में। एक आता है इंजेक्शन और दूसरा आता है हमारा नॉन इंजेक्शन, नॉन इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस में क्या आता है और नॉन इंजेक्शंस में क्या होता है हम लोग देखेंगे। इंजेक्शंस में हमारा क्या आएगा, जितने भी आईवी होंगे, आईवी मतलब जो इंट्रावीनस देते हैं, मतलब वेन्स में जो इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं आईवी। दूसरा आता है आईओ, मतलब इंट्रा ऑसियस, जो हम लोग बोन में इंजेक्शन देते हैं डायरेक्ट, उसको बोलते हैं इंट्रा ऑसियस। तीसरा आता है हमारा सबक्यूटेनियस, तीसरा आता है हमारा सबक्यूटेनियस, जो सबक्यूटेनियस फैट में इंजेक्शन देते हैं उसको बोलते हैं सबक्यूटेनियस। फिर आता है हमारा इंट्राडर्मल, स्किन में देते हैं। और फिर आता है हमारा आईएम, इंट्रा मस्कुलर, तो ये मसल्स में इंजेक्शन देते हैं। फिर हमारा आता है नॉन इंजेक्टेबल में, जैसे ट्रांसडर्मल पैच, ट्रांसडर्मल पैच, और एक आता है इनहेलेशनल। एक आता है हमारा जो ट्रांसडर्मल पैच होता है, कहने का मतलब है कि हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमको लगा दिए पट्टी, और वो जो पट्टी में मेडिसिन होता है वो डायरेक्ट हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो उसको बोलते हैं नॉन इंजेक्टेबल, लेकिन वो सिस्टमिक में सर्कुलेशन में पहुंचता है, इसीलिए सिस्टमिक रूट के अंदर में इसको रखा गया है। फिर आता है हमारा कुछ इनहेलर। इनहेलर जो होता है, जो इनहेलेशनल रूट बोलते हैं जिसको, इनहेलर में क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा ड्रग्स होता है जिसको हम लोग
एनेस्थेसिया की तरह काम करते हैं। ऐसा कुछ नाइट्रस ऑक्साइड गैस होता है जो हम लोग एनेस्थेसिया के लिए यूज करते हैं, तो इन्हेलर फॉर्म में ही देते हैं। वो क्या होता है, डायरेक्ट जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड। अब ब्लड में पहुंचा तो ब्लड के साथ वो कहाँ जाएगा, ब्रेन में। ब्रेन को क्या करेगा, सीडेशन प्रोवाइड कर देगा, एकदम तुम रिलैक्स रहो। अब ब्रेन रिलैक्स होगा तो हमारा कोई भी पेन का सेंसेशन हमारे बॉडी से क्या होगा, नहीं होगा। कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, बॉडी एकदम काम डाउन में रहेगा, एकदम हिप्नोटाइज हो जाएगा, उसको कोई फील नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसमें हम लोग देख रहे थे कि क्या होता है कि जो ओरल रूट से हम लोग दे रहे हैं, ओरल रूट से, ओरल रूट्स का क्या मैकेनिज्म होता है, ड्रग्स जो हम लोग ओरल रूट दे रहे हैं उसका क्या मैकेनिज्म होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। हम लोग बात करते हैं ओरल रूट्स के बारे में, ओरल रूट के बारे में। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो ओरल रूट से जो भी ड्रग देते हैं वो कहाँ पहुँचता है हमारा, ओरल रूट से जो ड्रग दिए हैं हम लोग वो हमारा पहुँचता है स्टमक में जाएगा या फिर जीआई ट्रैक में जाएगा। और हम लोग पहले ही हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी ड्रग्स होता है उसका मोर एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक के कंपैरिजन में। स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि स्टमक में उतना देर तक कोई भी कंटेंट नहीं रहता है। ज़्यादा देर तक कहाँ रहता है हमारा, ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन में होता है। और जितने भी ओरल रूट से हम लोग ड्रग्स देते हैं वो उसका क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ये ड्रग्स यहाँ पर जो हम लोग रूट से, ओरल रूट से ले रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये कहाँ पहुँचता है हमारा, ये पहुँचता है हमारा लीवर में। यहाँ पर जो सर्कुलेशंस होगा, जितने भी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा वो हमारा पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है, पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। लीवर में क्या होता है कि ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म होता है। अगर मान लीजिए कि हम लोग 100 mg का कोई मेडिसिन लिए या फिर कोई ड्रग्स लिए, वो क्या हो रहा है कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में यानी हार्ट में, हार्ट में कितना पहुंचा हमारा 40 mg। 100 mg का कोई ड्रग्स लिए पहुंचा कितना 40 mg। हमारा जो 60 mg जो है यहाँ पर जो 100 mg आया था उसमें क्या हो रहा था कि 60 mg को क्या कर रहा था, ये मेटाबोलाइज किया, और मेटाबोलाइज करने के बाद इसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। इसको क्या कर देगा, डिटॉक्सिफाई बोल सकते हैं या फिर एक्सक्रीट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम लोग कितना भी ड्रग्स ले लें तो ऐसा थोड़ी है कि सारा ड्रग्स हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंच जाएगा। उसको सबसे पहले लीवर के पास जाना होता है। लीवर डिसाइड करता है कि कितना ड्रग्स को हम लोग को बॉडी में इंसर्ट करवाना है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में भेजना है। लीवर ही हमारा मेन फंक्शन करता है डिटॉक्सिफिकेशन का, मेटाबॉलिज्म का। ये एक ऐसा लीवर सेंटर होता है जो बहुत सारे ड्रग्स को गेट की तरह काम करता है, आने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा, मेटाबोलाइज करके उसको डिजनरेट कर देगा, उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। तो जितना भी ड्रग्स डिटॉक्सिफाई हो गया है उसको बोलते हैं, ये 60 mg को क्या बोल देंगे, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये लीवर के थ्रू कहाँ चला गया हमारा, जो भी ड्रग्स को मेटाबोलाइज नहीं किया उसको ट्रांसफ़र कर दिया हमारा हार्ट में। किसके थ्रू, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट में चल जाएगा। अब इसका बात कर लेते हैं कि इसका ओरल रूट्स देने का एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। तो एडवांटेज हमारा ये होता है, एडवांटेज हमारा ये होता है कि ये एक चीपेस्ट होता है, मतलब नॉर्मली सब लोग इसको यूज कर सकता है। चीपेस्ट रूट होता है। किसी को बता दिए कि ऐसे ड्रग्स को ले लेना है तो वो ओरली ले लेता है, एक टैबलेट सुबह ले लेना, एक टैबलेट शाम ले लेना, तो वो ऐसे ले लेता है, इसलिए इसको चीपेस्ट रूट भी बोला गया है। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको, कन्वेनियंट होता है। कन्वेनियंट होता है, कन्वेनियंट मतलब इसको ओरली लेने में कोई परेशानी नहीं होता है। आईवी है, आईवी खुद से तो नहीं ले सकते, आईएम है, आईएम भी खुद से नहीं ले सकते, लेकिन ओरली क्या होता है, इस ड्रग्स को हम लोग
यूज कर सकते हैं, कोई भी नॉर्मल आदमी इसको ले लेगा, इसलिए कन्वेनियंट बोलते हैं। ठीक, तीसरा हमारा क्या होगा, सेफेस्ट होगा। सेफेस्ट होता है। सेफेस्ट क्यों होता है, क्योंकि जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन करने का लीवर फंक्शन कर देता है। अगर मान लीजिए 100 mg का जहाँ पर खा रहे थे वहाँ पर हम लोग 500 mg का खाने लगे, तो 500 mg का ड्रग्स को ये मेटाबोलाइज कर देगा। ये 500 mg डायरेक्ट सिस्टम में नहीं पहुँचने देगा, इसीलिए इसको सेफेस्ट भी बोलते हैं। ठीक, और दूसरे मीनिंग में ले लेंगे तो सेफेस्ट क्यों होगा, ओरल खा रहे हैं, इसमें तो कोई इंजरी होने का चांस नहीं है। अगर IM लेते हैं डायरेक्ट, अगर खुद से IM लेंगे तो इंजरी होने का भी चांस होता है, इसीलिए इसको सेफेस्ट बोलते हैं। फिर इसका हम लोग डिसएडवांटेज का बात करेंगे। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में भी आ जाएगा, जैसे कि इसका जो भी हम ड्रग्स लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जितना लिए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हम ड्रग्स लिए हैं उतना होना चाहिए, वो सारा चीज़ नहीं होगा। ये अनप्रेडिक्टेबल होगा। मतलब 100 mg लिए हैं तो कोई लिमिट नहीं है कि 40 mg पहुँचेगा, हो सकता है 50 mg पहुँच जाए, हो सकता है 70 mg पहुँच जाए, हो सकता है 10 mg पहुँच जाए। ठीक, ये अनप्रेडिक्टेबल होता है, हो सकता है एक्शंस दिखाए या फिर नहीं दिखाए। ठीक, ये होता है। दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन। बहुत सारा ड्रग्स क्या होता है कि कभी कभी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है, उसका एक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो हो सकता है एब्जॉर्प्शन हो या फिर नहीं हो, ये हमारा डिसएडवांटेज है। फिर हमारा आता है कि जो ओरल ड्रग्स है, अगर मान लो कोई ऐसा एक पेशेंट आ गया जो बेहोश है, तो बेहोश वाले पेशेंट को तो नहीं दे सकते, उसको IV लगाना पड़ेगा। तो ये एक हमारे डिसएडवांटेज में आ जाएगा कि किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को ओरली ड्रग्स नहीं दिया जा सकता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट को क्या करेंगे, नहीं दे सकते हैं वो हम लोग ड्रग। दूसरा है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में ओरल ड्रग्स को नहीं दे सकते। इमरजेंसी सिचुएशन में ये ड्रग्स को हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल ड्रग्स क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में उतना काम नहीं आता है। डायरेक्ट IV लगाएंगे वो असर दिखेगा। वो अलग बात है कि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो एट ए टाइम फंक्शंस करता है, जैसे सबलिंगुअली देते हैं तो वो सारा फंक्शंस करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ड्रग्स क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में काम नहीं करता है। इसीलिए तो बोले अनप्रेडिक्टेबल होता है, एब्जॉर्प्शन हो या फिर नहीं हो, इसीलिए बोले इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता भी है और काम नहीं भी करता है। तो मेनली क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो किसके द्वारा होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 ऑर्गन्स के थ्रू होता है। एक होता है मेन हमारा लीवर नो डाउट, लीवर होगा ही होगा। दूसरा हमारा होता है इंटेस्टिन। जो इंटेस्टिन होता है उसके पास भी कुछ एंजाइम होता है जो ड्रग्स का डिग्रेडेट कर देगा, जो ड्रग्स को तोड़ देगा। तो थोड़ा बहुत इंटेस्टिन भी क्या करता है, हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता है, सिस्टम में पहुंचने से पहले ही मेटाबॉलिज्म करा देगा। तो लीवर तो नो डाउट लीवर होगा ही होगा, इंटेस्टिन भी कुछ 2% करता है उस तरह का फंक्शंस। तो कहीं क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर बाय विच ऑर्गन, ऑप्शंस में आ जाएगा हमारा इंटेस्टिन, फिर आ जाएगा हमारा लीवर, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ। तो हमको टिक कौन सा करना है, बोथ वाला। अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, मान लीजिए कि मेनली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अकर इन विच ऑर्गन्स, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मेनली कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कराता है, अगर मेनली पूछ दिया तो हमारा लीवर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस पूछने का टेक्निक होता है, किसको प्रायोरिटी पहले देंगे तो वो हमारा हो जाएगा लीवर हो जाएगा। फिर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कितना होता है, ये देखते हैं। ये हम लोग को निकालना है क्या, कैलकुलेट करना है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कैलकुलेट द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए लेट्स अज्यूम ये हमारा क्या है, GI ट्रैक, ये हमारा GI ट्रैक है। इसमें जो हम लोग ड्रग्स लिए थे, जो ड्रग्स पेशेंट को दिया गया है वो क्या है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद
वो कहाँ पहुँचा, हमारा लीवर में पहुँचा। और लीवर में मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो हमारा कहाँ पहुँचा, डायरेक्ट हार्ट में। हार्ट का 4 चैम्बर्स होते हैं, हार्ट में पहुँचा। और जो स्टमक से एब्जॉर्प्शन होने के बाद लीवर में पहुँचा, वो पोर्टल वेन के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो लीवर में पहुंचा, लीवर के बाद मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो हमारा हार्ट में पहुंचाता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा। तो हम लोग लेट्स अज्यूम करते हैं कि किसी को हम लोग क्या किए हैं कि 100 mg का कोई मेडिसिन दिए हैं, वो हमारा सिस्टम में कितना पहुंचा, तो 40 mg। 60 mg क्या कर रहा है हमारा लीवर, उसको मेटाबोलाइज कर दे रहा है। 60 mg क्या कर रहा है, लीवर हमारा मेटाबोलाइज कर दे रहा है। तो जितना हम लोग ड्रग्स दिए हैं उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सी ए एज्यूम करते हैं। और जो हमारा सिस्टम में पहुंचा है उसको CV एक एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा सिस्टम में जितना पहुंचा है वो कितना हो गया, 40 mg। तो यहाँ से हम लोग एक कैलकुलेशन निकालते हैं कि हमारा लीवर कितना हमारा ब्लड को सप्लाई किया, हार्ट को कितना सप्लाई किया, उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म होने के बाद लीवर, इसमें मेटाबोलाइज होने के बाद लीवर क्या करेगा, हार्ट के पास उतना ड्रग्स जो है पहुंचा दिया 40 mg। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि लीवर कितना ड्रग्स निकाला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेपेटिक क्लियरेंस। हेपेटिक क्लियरेंस किसको बोलते हैं, हेपेटिक क्लियरेंस। मतलब हेपेटिक मतलब लीवर कितना ड्रग्स को एलिमिनेट किया मतलब वो ड्रग्स कितना देगा, वो हार्ट को देगा, तो उसको बोलते हैं हेपेटिक क्लियरेंस। ठीक, तो लीवर मेटाबोलाइज होने के बाद कितना ड्रग्स को हार्ट में दिया उसको बोलते हैं हेपेटिक क्लियरेंस। अगर हेपेटिक क्लियरेंस निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इन पोर्टल वेन माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन हार्ट। हार्ट में कितना कॉन्सेंट्रेशन है किसका, ऑफ ड्रग्स। तो ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म निकाल लेंगे। ठीक, तो मान लीजिए कि जो हमारा हेपेटिक क्लियरेंस है वो कितना है, ड्रग्स हम लोग के पोर्टल सर्कुलेशन में कितना था, पोर्टल सर्कुलेशन में 100 mg माइनस कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन इन हार्ट ऑफ ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा हार्ट में, वो हो गया हमारा 40 mg। और कितना मेटाबोलाइज हुआ, 60 mg, जो मेटाबोलाइज हुआ हमारा 60 mg। तो ये 60 mg क्या हो गया हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर मान लीजिए इसको 100% कंसीडर करते हैं, अगर ये 100% है तो 40% क्या हो गया हमारा सिस्टम में पहुंचा, और ये 60% ड्रग जो है मेटाबोलाइज हो गया। तो एक रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं कि ये है जो किसी भी ड्रग्स को हम लोग ओरली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो 60% लीवर द्वारा मेटाबोलाइज किया जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो एक एक्सट्रैक्शन रेशियो बन गया हमारा, एक एक्सट्रैक्शन रेशियो बन जाता है। और इससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि हम लोग एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि किसी भी ड्रग्स को दे रहे हैं तो वो 60% क्या कर रहा है, मेटाबोलाइज कर दे रहे हैं। तो 60% हमारा क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन रेशियो। इसका ये मतलब एडवांटेज होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि कोई भी ड्रग्स को दे रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, 60% मेटाबोलाइज कर दे रहा है। यहाँ से हम लोग एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट भी निकालते हैं कि जिस ड्रग्स का लेस देन 20% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उस ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जिस ड्रग्स को नॉर्मली क्या होता है कि 20% और 70% के बीच में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उसको नॉर्मल में रखते हैं। मतलब ये वाला ड्रग्स हम लोग ओरली कंज्यूम करने के लिए दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। फिर हमारा आता है, सॉरी यहाँ पर लेस देन था, फिर आता है हमारा मोर देन 70% किसी भी ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है
तो उसको कौन सा ड्रग्स का कैटेगरी में डालेंगे? हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है उस ड्रग्स का, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, मतलब कि लीवर द्वारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा करवाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, देखो जो सिस्टम में पहुँच गया उसको तो हम लोग बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा ड्रग्स का क्वांटिटी कॉन्सेंट्रेशन हमारा सिस्टम में पहुंच गया उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, और जो डिग्रेड हो गया उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम है मतलब लीवर हमारा क्या कर रहा है? कम मेटाबोलाइज कर रहा है और उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, तो उसका बायो अवेलेबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सिस्टमिक सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, मतलब बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग्स का ज़्यादा होगा। ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ गया कि अगर ड्रग्स का सिस्टम में ज़्यादा जा रहा है तो उसका बायोबिलिटी मतलब ज़्यादा हो गया। बायोबिलिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग्स इन सिस्टमिक सर्कुलेशंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म निकालने का प्रोसेस कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म निकालने का क्या पता चलता है, क्या एडवांटेज होता है, बायोअवेलेबिलिटी कैसे पता करते हैं, ये सारा चीज़। फिर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए किसी ड्रग्स का इफ़ क्वेश्चन हो रहा है इफ़ द ड्रग हैविंग हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, अगर मान लीजिए किसी ड्रग्स का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है तो क्या विल वी गिव इट ओरली, क्या उस ड्रग्स को ओरली दिया जा सकता है? तो क्वेश्चंस का आंसर ये होगा, अगर खुद आप लोग समझिए कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है मतलब लीवर उसका मेटाबोलाइज कर रहा है ज़्यादा, तो उसको हम लोग ओरली क्यों देंगे? नहीं देंगे। ओरली देंगे कि नहीं? ओरली हम लोग नहीं देंगे, ओरली नो। अगर मान लीजिए उस ड्रग्स को ओरली अगर दे रहे हैं तो अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है बोल रहे हम आईवी नहीं लेंगे, हम आईवी लेंगे ही नहीं, कैसे दे दीजिएगा? तो उस पेशेंट को क्या देंगे? उस ओरल डोज जो ड्रग्स दे रहे थे जिसका FPM फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा था उसको डोज बढ़ा कर देंगे, उसका डोज बढ़ा देंगे तब उसको देंगे। अगर देना ही हो तो क्या करेंगे? उसका डोज बढ़ा देंगे, तो उसको देंगे गिवन इन हाई डोज। ठीक, बहुत सारा ऐसा ड्रग्स आता है जो ओरली नहीं देते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, और बहुत सारा ऐसा ड्रग्स होता है जो ओरली देते हैं क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होता है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्या सभी पर्टिकुलर आदमी में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 60% होगा? ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जितना मेरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है हो सकता है नेक्स्ट वाले पेशेंट का उतना ही हो सकता है कि उसका ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि उसका कम हो रहा हो सकता है उसका नहीं भी हो रहा हो किसी डिजीज कंडीशन में। तो नॉर्मली हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशियो जो निकाले थे कि 60% जो हो रहा था हमारा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो नॉर्मली तो सब में तो ये नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन जो फार्मासिस्ट होते हैं जो मेडिसिन को बनाते हैं वो क्या करते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं कि 100 से 200 पॉपुलेशंस में उस ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करने के बाद वो सारे कलेक्शन से डाटा निकालते हैं कि 100 आदमी में हम ये ड्रग्स दिए हैं तो उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का क्या एवरेज निकल रहा है, तो ये हमारा एवरेज है। इस तरह से जब हम लोग किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसका एक स्टडी होता है, उस स्टडी को बोलते हैं पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक्स। पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसा मेडिकल ब्रांच होता है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं। अगर मान लीजिए कोई ड्रग्स अगर मार्केट में लाना है कि वो सही है कि नहीं, तो उसमें उसको क्या करते हैं किसी 100 व्यक्ति पर उसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसका सेफ निकला, उसका मेटाबॉलिज्म जो है ज़्यादा हो रहा है क्या हो रहा है, उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद अगर उसमें से 90% आदमी को भी 90% पेशेंट को वो ठीक कर रहा है, उसका
एडवांटेज निकल रहा है तो उस ड्रग को मार्केट में निकाल दिया जाता है। तो नॉर्मली उस पूरे ओवरऑल स्टडी को बोलते हैं पॉपुलेशन फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको ओरली हम लोग नहीं देते हैं। ओरली क्या करते हैं, नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, जैसे हमारा लिग्नोकेन जो हमारा ड्रग्स होता है उसको हम लोग ओरली नहीं देते हैं। लिग्नोकेन क्या होता है, एक क्या होता है, एनेस्थेसिया होता है। एनेस्थेसिया होता है, ओरली क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, थोड़ा सा असर करेगा फिर पेशेंट को होश में आ जाएगा, तो इसलिए इसको अप्लाई नहीं करते, ओरली नहीं देते, इसको आईवी देते हैं। ठीक, या फिर लोकल एनेस्थेसिया होता है, जो लोगो लिग्नोकेन आता है उसको इंट्राडर्मल देते हैं। ठीक, फिर आता है हमारा जो ये कहता है फेंटानिल, एक ओपिवाइड्स होता है। ये भी हम लोग क्या कहता है कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, इसलिए इसको ओरली नहीं देते हैं, इसको भी नहीं देते हैं। फिर हमारा जो नेचुरल एस्टेरॉइड्स हो गया, नेचुरल एस्टेरॉइड्स जैसे हमारा हो गया एस्ट्रोजन, जैसे हमारा हो गया टेस्टोस्टेरोन, जैसे हमारा हो गया ACTH हो गया हमारा, जैसे हमारा क्या हो गया हाइड्रोकोर्टिसोन हो गया। तो ये सारा जो नेचुरल एस्टेरॉइड्स होता है जो हमारी बॉडी में बनता है उसको हम लोग ओरली नहीं देते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। तो हम लोग को पता है जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन होता है उसको किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, उसको यूज करते हैं हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी अवॉइड होता है। लेकिन हम एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्ट ओरली देंगे तो क्या फंक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यह वाटर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने से प्रिवेंट नहीं करेगा, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिक फेल्यूर के कैटेगरी में आता है। और नेचुरल एस्टेरॉइड्स इसको नहीं देते हैं। अगर इसको देना ही है, अगर ओरली ही देना है और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी कम करना है तो हम लोग इसका सिंथेटिक फॉर्म देते हैं। इसका इस एस्ट्रोजन को नेचुरली नहीं देते हैं, इसका सिंथेटिक फॉर्म देते हैं, इसका केमिकल नेचर को चेंज करते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन का केमिकल नेचर को चेंज करेंगे, एस्ट्रोजन का केमिकल नेचर चेंज करेंगे और फिर उसको ओरली देंगे, फिर वो हमारे बॉडी में वर्क करता है। फिर कुछ ऐसा ड्रग्स होता है जिसको हम लोग डोज बढ़ा कर देते हैं। कुछ ऐसा ड्रग्स भी होता है जिसको हम लोग ओरली तो देते हैं, डोज बढ़ा कर देते हैं। डोज बढ़ा कर देने का क्यों है, क्योंकि वो पेशेंट बोल रहा था कि हमको आईवी नहीं लेना, हमको ओरली लेना है, डोज बढ़ा कर देना होता है। जैसे प्रोपेनोल हो गया हमारा, प्रोपेनोलोल हो गया हमारा, वेरापामिल हो गया हमारा। फिर क्या होगा, सेल्ब्यूटामोल हो गया, फिर हमारा नाइट्रेट्स हो गया। ये सारे का ड्रग्स हम लोग डोज बढ़ा कर देते हैं। ये हमारा जो सेल्ब्यूटामोल होता है इसको अस्थमा में यूज़ करते हैं। और जो बच्चा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा केस होता है न्यूमोनिया अस्थमा का, उसको सेल्ब्यूटामोल देते हैं, लेकिन उसको भी हाई डोज में ही देते हैं, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको बच्चा को हम लोग तो ओरली नहीं दे सकते हैं, टैबलेट के फॉर्म में नहीं दे सकते, इसीलिए उसको क्या होता है वो सॉल्यूशन सिरप के फॉर्म में देते हैं उसको सेल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कैसे करते हैं। हमको क्या करना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है। मेनली हम लोग क्या कर रहे थे कि जो इंटरनल रूट हम लोग पढ़ रहे थे, इंटरनल रूट में ओरल हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या देखने को मिल रहा था कि हमारा ड्रग्स का उतना जो क्वांटिटी है वो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं क्या, सबलिंगुअल कहने का मतलब है हमारा बिलो द टंग। इसको क्या करते हैं हम लोग, बिलो द टंग इसको यूज करते हैं। और बिलो द टंग यूज करने के बाद वो हमारा वेन में मिक्स होगा। कौन सा वेन, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा से कहाँ जाएगा, हमारा हार्ट के पास जाएगा, और हार्ट हमारा पूरा बॉडी सर्कुलेट करेगा। ठीक, तो इस तरह से जो ड्रग होता है वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, पोर्टल वेन में नहीं जाता है। इसीलिए हम लोग बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मान लीजिए कोई एक सिंगल रास्ता है, एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसमें बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, ठीक, जाम लगा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग बाईपास यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो हमारा स्टमक था वो लीवर के पास जा रहा था, लीवर फिर उसको हार्ट में ले जा रहा था। तो इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बचने के लिए डायरेक्ट हम लोग ऐसा ड्रग्स देते हैं जो हमारा कहा जाता है डायरेक्ट हमारा
हार्ट में जाएगा, उसी को बोलते हैं बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो जो हम लोग ड्रग्स दे रहे हैं सबलिंगुअली, वो क्या कर रहा है, लीवर में नहीं जा रहा है, वो डायरेक्ट जा रहा है हमारा हार्ट में। उसमें एक एग्जांपल के देख लेते हैं, जैसे हमारा नाइट्रेट्स हो गया। नाइट्रेट्स क्या होता है, सबलिंगुअली देते हैं। जब किसी को एक्यूट एंजाइना होता है, मतलब किसी को हार्ट अटैक होता है, तो डायरेक्ट क्या उसमें चेस्ट पेन देखने को मिलता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट अटैक एंजाइना में, एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, इसमें नाइट्रेट्स देते हैं। और कौन सा रूट से देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है रेक्टल रूट में जैसे कि हमारा कैसे भी जैसे हमारा कोई एक बेबी है, बच्चा है, उसको बहुत हाई फीवर हो गया है। एक बच्चा है, उसको बहुत हाई फीवर हो गया है। तो हाई फीवर हो गया है और उसको हम लोग, इतना ज़्यादा हाई फीवर है कि हम लोग उसको इमरजेंसी कंडीशन है, हम उसको आईवी नहीं लगा सकते, उस समय आईवी नहीं लगाना है। और ना ही हमको ओरली देना है, ओरली भी नहीं देना है, क्योंकि उसको सिस्टमिक वो इमरजेंसी कंडीशन है। ओरली देंगे तो वो लॉन्ग पीरियड टाइम लेगा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टली रूट से हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को देते हैं। तो रेक्टली रूट से जो ड्रग्स हम लोग दे रहे हैं, उसका एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उसको हाई फीवर हो गया है, हाई फीवर बच्चा को जो है हाई फीवर हो गया है। हाई फीवर होने के बाद उसमें देखने को मिल रहा है फेब्राइल सीजर। क्या देखने को मिल रहा है, फेब्राइल सीजर। ये ऐसा कंडीशन होता है जब हाई फीवर होता है बच्चा लोग में, तो वो उसमें कंपन देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मूव करने लगता है, वाइब्रेट मोड में हो जाता है। तो उसमें उस सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक सीडेटिव ड्रग देते हैं। ऐसे नॉर्मली भी हम लोग किसी को ऐसा एपिलेप्सी कंडीशन आता है, तो उसमें लोग कौन सा देते हैं, सीडेटिव्स ड्रग देते हैं। तो सीडेटिव्स ड्रग हम लोग जो देते हैं बच्चा में, वो हम लोग रेक्टली रूट से देते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, डायज़ेपाम। क्या था हमारा, डायज़ेपाम। ये डायज़ेपाम हम लोग रेक्टली दे रहे थे। रेक्टली क्या हो रहा था कि रेक्टली जो हेमोरॉयडल वेन होता है, हेमोरॉयडल वेन जो होता है, हेमोरॉयडल वेन कौन सा, एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन था, हेमोरॉयडल वेन था, वो हमारा कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कहाँ जा रहा था हमारा, डायरेक्ट हमारा जाता वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा। जो एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन है वो क्या जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में जाएगा और हार्ट में डायरेक्ट ब्लड ड्रग्स को सप्लाई करेगा। वहीं पर हम लोग देखते हैं इंटेस्टाइन में एक इंटरनल हेमोरॉयडल वेन भी होता है, इंटरनल हेमोरॉयडल वेन भी होता है। ये इंटरनल हेमोरॉयडल वेन क्या करता है कि न्यूट्रिशन को कैरी करने के बाद लीवर के पास ले जाता है, फिर लीवर से हमारे हार्ट में आता है। तो अगर इंटरनल हेमोरॉयडल वेन में डाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो सिस्टमिक रूट में जाएगा, लेकिन वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका होगा। तो हमको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करना है, इसीलिए एक एक्सटर्नल हेमोरॉयडल वेन में डालते हैं। ये वेन के थ्रू कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, जिसके थ्रू इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा रूट आता है, ये हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, इंटेरल रूट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पेरेंटरल रूट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेरेंटरल रूट। पेरेंटरल रूट में हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आईवी का बात करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, आईवी का बात। आईवी में क्या होता है कि इसमें एब्जॉर्प्शंस का कोई सवाल ही नहीं है। एब्जॉर्प्शंस का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि एक ड्रग है जो सेलुलर बैरियर को क्रॉस कर रहा है, उसके बाद हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। आईवी में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट वेन में इंसर्ट करते हैं, एब्जॉर्प्शंस का कोई सवाल नहीं है, मतलब वो लीवर के पास भी नहीं जाएगा। ठीक, तो उसको क्या होता है कि उसमें जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो 100% होता है। तो इसमें क्या देखने को मिला, आईवी में क्या देखने को मिलेगा हम लोग को, 100% बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे, इसमें नो सेलुलर बैरियर, मतलब कोई सेलुलर बैरियर नहीं होगा, नो सेलुलर बैरियर। तीसरा हम लोग इसका एडवांटेज क्या देखेंगे कि जिसका एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज में होगा कि ये होगा इमरजेंसी कंडीशन में इसको दे सकते हैं, ये फास्टेस्ट होगा और क्या होगा, प्रेडिक्टेबल होता है, मतलब देंगे तो फिक्स है कि वो असर करेगा। आईवी फास्टेस्ट होता है और प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक,
और नो सेलुलर बैरियर होता है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डायरेक्ट वेल में ही इंसर्ट होता है और इसका फास्टेस्ट एक्शन होता है। और एक इसका एडवांटेज क्या है कि इसको हम लोग कॉन्शियस, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, कैन बी गिवन इनटू अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट में इसको दे सकते हैं। और एक इसका एडवांटेज हो जाएगा हम लोग डोज टाइट्रेशन, एडवांटेज है हमारा डोज टाइट्रेशन। इसका एडवांटेज बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे समझिएगा कि जो आईवी ड्रग्स होता है, अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है, उसको सर्जिकल बेड पर ओटी में लेटाया गया है और वो पेशेंट क्या है, बेहोश है। अगर मान लीजिए वो पेशेंट का ग्लूकोज लेवल हाई हो रहा है, डोज टाइट्रेशन जो होता है वो क्या कर सकते हैं हम लोग, डोज टाइट्रेशन मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, हम जो वो क्या करते हैं, डोज को बढ़ाते हैं या फिर डोज को घटाते हैं। अगर मान लीजिए उसको ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो आईवी हम लोग जो सॉल्यूशन चढ़ाएंगे उसमें ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा। अगर मान लीजिए सर्जरी होते होते उसका ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो उस आईवी कंटेंट में ग्लूकोज का लेवल हम लोग डाल सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। उसको बोलते हैं डोज टाइट्रेशन। उसी में बात करते हैं इनहेलेशन फॉर्म में। इनहेलेशन, अगर मान लीजिए पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको क्या आ रहा है कि एक हम लोग एनेस्थेसिया दे रखे हैं, उसको बेहोश किए हुए हैं। जैसे हमारा हो गया नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है कि हम लोग बेहोश करने के लिए देते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को दिए हैं और वो अनकॉन्शियस हो गया है और कुछ देरी बाद वो क्या करता है, उसका मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। जब मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया तो हम लोग जो रेगुलेटर लगाए हैं, जो उसका मास्क में लगा है रेगुलेटर, उसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। जब ऑन कर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। मतलब अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे, उसी को बोलते हैं डोज टाइट्रेशन। और ये हम लोग आईवी पेशेंट वालों में कर सकते हैं। ठीक, फिर जो हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा इंट्राऑसियस। सेकेंड जो आता है इंट्राऑसियस का मतलब होता है इनटू द बोन, डायरेक्ट बोन में मेडिसिन को इंटर कर रहे हैं। फिर हमारा जो होता है इसका मेन जो हम लोग डायरेक्ट लोग बोन में कौन सा पोर्शन में डालेंगे, यहाँ पर नहीं डाल सकते। ऐसा भी है हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है जिस बोन पर उतना ज़्यादा मसल्स देखने को नहीं मिलता है, वो हमारा जो होता है, जो पैर का टिबिया वाला बोन होता है, उसमें देखिएगा कि वहाँ पर जो मसल्स होता है नहीं होता है, और वहाँ पर थोड़ा सा भी चोट लगता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मेनली इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जो टिबिया वाला बोन होता है, टिबिया बोन, वहाँ पर इंट्राऑसियस इंजेक्शंस को दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इंट्रामस्कुलर आता है पेरेंट्रल रूट में। पेरेंट्रल रूट मतलब उसको डायरेक्ट इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा है, जितना दे रहा है उतना काम कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है इंट्रामस्कुलर। अगर मान लीजिए कि ये हमारा हो गया स्किन लेयर, उसके बाद होता है हमारा फैट लेयर, उसके बाद क्या होगा हमारा मसल्स के ऊपर भी एक छोटा सा पतला सा चमड़ा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फेसिया बोलते हैं। और ये हो गया हमारा मसल्स, ये हमारे पास सबक्यूटेनियस फैट हो गया, और ये हमारा हो गया स्किन। तो अगर मानते हैं कि इंट्रामस्कुलर में बहुत सारे ऐसे एंगल होते हैं तो जिसके में लोग इंजेक्शन देते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्मली अगर एंगल की बात किया जाए तो हम लोग इंजेक्शन कौन कौन सा मेनली देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, इंट्राडर्मल देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं और इंट्रावीनस देते हैं। तो जो सबक्यूटेनियस वाला इंजेक्शन होता है, मतलब जो सबक्यूटेनियस फैट में देते हैं, उसका क्या एंगल होगा, हमारा जो इंट्राडर्मल होगा उसका कौन सा एंगल होगा। तो जो नॉर्मली हम लोग IM देते हैं, डायरेक्ट देते हैं 90 डिग्री वाले एंगल में, 90 डिग्री वाले एंगल में देते हैं। और जो हमारा IV होता है वो लगभग 25 डिग्री के एंगल में देते हैं, 90, 25। फिर हमारा जो इंट्राडर्मल होता है वो 10 to 15 डिग्री के एंगल में देते हैं, एकदम चमड़ा को उठाकर उसमें डालते हैं। फिर हमारा जो सबक्यूटेनियस फैट हो गया उसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल में देते हैं, इतना में। ठीक, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इंट्रामस्कुलर हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं उसमें क्या होता है
कि इसमें अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग इंजेक्शन दिए हैं, और इंजेक्शन देने के बाद हम लोग निकाल देते हैं, आईएम देने के बाद निकाल देते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ पे जो डाले इंजेक्शन के फॉर्म में वो लीक आउट करेगा, लीक आउट किया, और लीक आउट करने के बाद जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको क्या कर देगा, कलर कर देगा, उसको क्या कर देगा, कलर कर देगा। तो कहीं कहीं स्किन्स में क्या देखने को मिलता है, दाग जैसा देखने को मिलता है, उसमें कलर को स्टेनिंग कर देता है, इस सबक्यूटेनियस फैट को स्टेनिंग कर देता है, मतलब कलर कर देता है। इंजेक्शन का जो कलर होता है वो कलर इसमें आता है। तो नॉर्मली शिकायत क्या होता है कि अगर मान लीजिए एग्ज्यूम कीजिए कोई एक ब्यूटीफुल लड़की है, और ब्यूटीफुल लड़की को क्या है कि मेरा स्किन ख़राब नहीं होना चाहिए, डॉक्टर के पास गई है और मेरा स्किन ख़राब नहीं होना चाहिए इंजेक्शन के वजह से। तो उसमें हम लोग एक ऐसा टेक्निक यूज करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो कलर आने का चांसेस होता है, जो पैचेज आने का चांसेस होता है, उसको नहीं आता है। तो नॉर्मली इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जेड टेक्निक। जेड टेक्निक में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इस वाले पोर्शंस पे इंजेक्शन डालना है, तो सबसे पहले इस वाले पोर्शंस को उसको पहले अपने तरफ इसको खींच लेंगे, अपने तरफ इसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। और मान लीजिए इस वाले पोर्शंस को हम लोग इधर खींचते हैं, तो इंजेक्शन यहाँ पर गया, इस वाले इंजेक्शन पोर्शन गया, और नॉर्मली जब छोड़ेंगे तो जो पंचर हुआ था वो यहीं पर आ जाएगा, और ये जो कंटेंट हम लोग उसमें डाले हैं वो इधर आ जाएगा। तो पंचर वाला साइड अलग हो गया, और जहाँ पर हम लोग इंजेक्शंस को डाले हैं वो अलग हो गया। इसके वजह से जो हमारा जो वो पैचेस दिखता था और जो दाग दिखता था सबक्यूटेनियस फैट, वो कलर नहीं आता है। इसीलिए हम लोग जेड टेक्निक का प्रोसेस यूज करते हैं हमारा इंजेक्शन के लिए। जो बहुत कॉन्शियस होते हैं अपने स्किन को लेकर, वो जेड टेक्निक यूज करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में। तो नॉर्मली जो आईएम इंजेक्शन होता है उसमें बहुत सारा इंजेक्शन होता है जो आईएम हम लोग देते हैं। फिर हम लोग एक और क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेते हैं, चाहे वो ग्लूटियल में हो या फिर डेल्टॉइड में हो, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आईवी भी पेनफुल होता है, सबक्यूटेनियस भी पेनफुल होता है, और इंट्राडर्मल भी कुछ हद तक पेनफुल होता है, लेकिन आईएम बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों होता है? आईएम जो होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। क्यों होता है? कि इसका आंसर ये है कि जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो मसल्स में बहुत ज़्यादा जो नर्व सप्लाई होता है, जो मसल्स में नर्व सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। इंट्राडर्मल में भी उतना नहीं होता है, डर्मल स्किन में भी नहीं होता है। आईवी जो ब्लड वेसल्स को पंचर करता है उसमें भी उतना नहीं होता है जितना मसल्स में होता है। तो इसका वजह यही है कि जो न्यूरॉन्स को हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं मसल्स में, उसके वजह से पेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है उस समय आईएम के दरमियान। नेक्स्ट हमारा जो आता है 4th नंबर में कहता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस यही जो सेकंड लेयर था। सबक्यूटेनियस वाले रूट्स में जो इंजेक्शंस दिलाता है वो क्या होता है कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है। जैसे एग्जांपल में लेते हैं इंसुलिन या फिर हेपारिन। इंसुलिन क्या होता है? एक एंटी डायबिटिक ड्रग होता है, मतलब डायबिटीज़ पेशेंट वाले का ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। जो हेपारिन होता है ये एंटी कोगुलेंट होता है, एंटी कोआगुलेंट, मतलब ब्लड को जमने नहीं देगा। ठीक, तो ये जो ड्रग्स होते हैं इंसुलिन, ये बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। जो कहने का मतलब कि सबक्यूटेनियस है और कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट कहने का मतलब है कि वो इंसान खुद से वो ड्रग्स ले लेगा। इंसुलिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस देते हैं, और जो क्या करता है पेशेंट खुद से भी ले लेते हैं उसको, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। पेशेंट्स कैन एडमिनिस्टर बाई सेल्फ, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इंट्राडर्मल, स्किन के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या आता है 5 नंबर में इंट्राडर्मल आता है। तो बहुत सारे जैसे इंजेक्शंस के आते हैं जो इंट्राडर्मल में आते हैं, जो स्किन के अंदर डालते हैं। इसका एग्जांपल नॉर्मली से लिख लीजिएगा बीसीजी वैक्सीन होता है जो एट बर्थ देते हैं। कितना देते हैं? 0.05, और उसको अगर एट बर्थ नहीं मिला तो 1 ईयर के अप्रोक्स में 0.1 ml देते हैं। लेकिन कौन सा हमारा रूट होता है? इंट्राडर्मल ही होता है। इस रूट से इस तरह का वैक्सीन मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है 6 नंबर में आता है ट्रांसडर्मल।
ट्रांसडर्मल कहने का मतलब वही जो पट्टी बोले थे, जो पट्टी था वही ट्रांसडर्मल पैच। ट्रांसडर्मल में क्या हो रहा था कि एक पट्टी दे रहे थे डॉक्टर साहब, एक पट्टी दे रहे थे और बोल रहे थे चिपका लो। वो क्या कर रहा था, वो पैरेंटल रूट में ही आता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये स्किन है, उसके ऊपर हम एक पैच लगा दिए, पैच, कौन सा पैच, ट्रांसडर्मल पैच, और वो अगर इस पैच में बहुत सारा ड्रग्स है और ये हमारा मसल्स और इसके नीचे हमारा ब्लड सप्लाई, वो इसमें आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ से डिफ्यूज़न होता है। डिफ्यूज़न मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, और डिफ्यूज़न मतलब नो एटीपी रिक्वायरमेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इस ड्रग्स का लो होगा, तो ये डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड में इंटर कर गया। तो ये होता है हमारा डर्मल, ट्रांसडर्मल। नेक्स्ट क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो ट्रांसडर्मल पैच होता है वो हम लोग यूज करते हैं क्रोनिक कंडीशन में। अगर मान लीजिए कि किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, ठीक, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, वो मोशन सिकनेस का पेशेंट है, बस में गया, लॉन्ग टूर पे गया और उसको वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए भी पैच आता है कि 10 घंटा 12 घंटा तक उसका 24 घंटा तक असर रहेगा। उसको बोलते हैं हायोसिन पैच। हायोसिन नाम का एक ट्रांसडर्मल पैच आता है जो यूज करता है वो पेशेंट जिसको मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम होता है। एक एग्जांपल में ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि किसी को क्रोनिक अंजाइना हो, क्रोनिक जो पेन हो रहा था हार्ट अटैक में वो क्रोनिक हो लॉन्ग टर्म तक, तो उसके लिए भी पैच आता है, नाइट्रेट्स का पैच आता है, ठीक, नाइट्रेट्स का पैच बनाया गया है। जो ट्रांसडर्मल पैच होता है वो यूज करते हैं पेशेंट, ताकि वो वेन में जाए और वो क्रोनिक मतलब लंबे समय तक एक्शंस दिखा सके। और नॉर्मली एक बात होता है कि अगर क्या ये स्किन है और इतना में पैचेज लगाएं और इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, या फिर ये है इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिए, इस पैच का सरफेस एरिया बढ़ गया, इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा कि इसका ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, अगर मान लीजिए एक पैच इतना में लगा हुआ है और एक पैच इतना में लगा हुआ है, तो जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। तो बहुत सारा ऐसे ट्रांसडर्मल पैच आता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्रॉनिक कंडीशन के लिए यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए, निकोटीन का पैच आता है, फिर आता है नाइट्रेट्स का पैच आता है, फिर आता है हमारा हायोसिन, या फिर इसको बोल सकते हैं स्कोपोलामिन, या फिर एक और पैच आता है जिसको बोलते हैं डाइफेन हाइड्रामीन, फिर एक आता है रिवास्टिगमिन, फिर एक और आता है रोटिगोटिन, फिर एक आता है नेचुरल एस्ट्रोजन, या फिर प्रोजेस्टेरोन। ये जो नेचुरल एस्ट्रोजन था उसको हम लोग ओरली नहीं ले रहे थे क्योंकि इसका हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, इसीलिए इसका क्या किया गया, इसका वर्जन चेंज किया गया। हम लोग इसको पैच में इसको यूज़ किए, और पैच क्या था हमारा पैरेंट्रल में रहा था, वो डायरेक्ट हमारा ब्लड में जा रहा था। तो नॉर्मली जो है निकोटीन किसके लिए यूज़ करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, और स्मोकिंग को सीज करने के लिए, सीजेशन। और नाइट्रेट जो होता है नॉर्मली क्रोनिक अंजाइना में यूज़ करते हैं, क्रोनिक अंजाइना। फिर जो हायोसिन पैच आता है ये आएगा और ये आएगा, ये मोशन सिकनेस में देते हैं। मोशन सिकनेस का मतलब मूवमेंट, अगर बस मूव कर रहा है तो उसको वोमिटिंग हो रहा है, उस कंडीशन में इसको दे देंगे। तो जो रिवास्टिगमिन होता है ये अल्जाइमर डिजीज में होता है, अल्जाइमर डिजीज में। फिर हमारा आता है रोटिगोटिन, ये आता है हमारा पार्किंसन डिजीज में आता है। फिर हमारा आता है नेचुरल एस्टेरॉइड्स, ठीक, ये होता है ओसीपी, इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट में देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसको देते हैं, मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इसको देते हैं। पार्किंसन डिजीज़ और अल्जाइमर डिजीज़ दोनों न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एकदम डिटेल में। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट और लास्ट पैरेंटल रूट में नेक्स्ट हमारा क्या आता है,
7 नंबर, इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल रूट में क्या होता है कि इस इनहेलेशन, मान लीजिए किसी पेशेंट को हो रखा है ब्रोंकाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या हो गया है, अस्थमा हो गया। अस्थमा वाला केस में क्या होता है, ये जो ब्रोंकस होता है उसका ल्यूमेन जो होता है नैरो हो जाता है और पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना स्टार्ट हो जाता है। उसी कंडीशन को बोलते हैं अस्थमा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कुछ ड्रग्स को देते हैं, जैसे हमारा हो गया सैल्ब्यूटामोल हो गया, या फिर कोई ब्रोंको डायलेटर हो गया जो डायरेक्टली हम लोग इनहेलेशन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो इनहेलेशन फॉर्म में यूज करें और इस वाले टॉपिकल एरिया में, सॉरी लोकल एरिया में इसका एक्शन दिखाया। तो नॉर्मली जो इनहेलेशन रूट होता है उसको लोकल और सिस्टमिक दोनों में रखा गया है। जो इनहेलेशन रूट हो गया हमारा, जो हम लोग फुसफुस करके लेते हैं, वो क्या है, दोनों में आता है। लोकल रूट में भी आता है और सिस्टमिक में भी आता है। दोनों का आने का रीज़न ये होगा क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से कोई ड्रग्स लिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया है और यहाँ से हम लोग जो इनहेलेशन फॉर्म में ले रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा और लोकली एक्शन दिखाएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं लोकल। अगर सिस्टमिक कब बोलेंगे, जब यही ड्रग्स आने के बाद लंग्स में आएगा और लंग्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हार्ट में, तो उसको हम लोग सिस्टमिक बोलेंगे। तो नॉर्मली होगा कैसे, अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी ड्रग्स का पार्टिकल्स होता है वो अगर मोर देन 5 माइक्रोन उसका साइज होगा, वो क्या होगा, मोर देन 5 माइक्रोन इसका साइज होगा, तो वो लोकली एक्शन दिखाएगा। मतलब वो कैपिलरी में नहीं जाएगा, वो ब्लड में नहीं जा पाएगा। अगर वही लेस देन 5 माइक्रोन हुआ तो वो सिस्टम से होते हुए हमारा हार्ट में पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग सिस्टमिक वर्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनहेलेशन को, और लोकली वर्क के लिए भी यूज़ करते हैं, दोनों में लेते हैं। नेक्स्ट, आज का हमारा जो टॉपिक है ड्रग्स रूट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम लोग कवर कर लिए। नेक्स्ट आने वाला वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर। डिस्ट्रीब्यूशन एक फार्माकोकाइनेटिक्स का एक जो है टॉपिक है। नॉर्मली हम लोग पढ़े थे एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे टॉपिक पढ़े, जैसे बैरियर हो गया, सेलुलर बैरियर हो गया, फिर हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर बायो अवेलेबिलिटी पढ़ लिए, तीनों पढ़ लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे एकदम डिटेल्स में। तो एकदम मस्त एकदम रहिए और इस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को, टॉपिक को नॉर्मली हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स और शेयर कीजिए। थैंक यू।